यह है नई दिल्ली का श्री औरबिंदो मार्ग। इस सड़क पर है देश के एक बहुत जरूरी महकमे का ऑफिस। इसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी NCERT। ये एजेंसी बहुत कुछ करती है और उस बहुत कुछ में एक काम ये भी है कि वो देश भर के स्कूल्स के सिलेबस का फ्रेमवर्क तैयार करे। खासकर CBSE के स्कूल्स के लिए सिलेबस जो है वो NCERT ही तैयार करती है। कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया जाए ये बताना NCERT का काम है। 16 जुलाई 2025 को NCERT ने इस बारे में एक नोटिस जारी किया और ये नोटिस जारी होते ही टीवी अखबारों में सुर्खियां बनाने लगा। I want to quote from this class 8 history textbook. मेरी NCERT के recent changes से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है। My sir, the same rules will have to be applied for all rulers, most of whom were conquerors, and you will have to look at it history in a much more complex manner, not in a black and white of villains and heroes. नोटिस था कि NCERT ने 8th स्टैंडर्ड के लिए एक नई इतिहास की किताब छापी है ताकि बच्चों पर पढ़ाई का लोड थोड़ा कम हो और हिस्ट्री की बेहतर समझ डेवलप हो। पर यह किताब विवादों में घिर गई। एक्चुअली किताब मुगल बादशाहों के नाम के साथ कुछ ऐसे विशेषण जोड़ती है जो इससे पहले की NCERT की किताबों में दूर दूर तक नहीं थे। वो पहले मुगल बादशाह बाबर को एक ऐसा शासक बताती है जिसने सभ्यताएं खत्म की और नरमुंडों के अंबार लगाए। ऐसे ही वो अकबर के शासनकाल को ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी और टॉलरेंस का दौर बताती है। जिक्र करती है कि अकबर ने किस तरह चित्तौड़ के मंदिरों को तोड़वाया और तकरीबन 30,000 लोगों के नरसंहार को अंजाम दिया। ये औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों का विध्वंसक बताती है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने कैसे दक्षिण भारत के कई मंदिरों को तोड़ा उसकी भी बात करती है। जजिया टैक्स को पब्लिक ह्यूमिलिएशन बताती है और इस बात को भी हाईलाइट करती है कि इन हिंसाओं का कारण सिर्फ लूटपाट नहीं था, इन मंदिरों को धार्मिक वजहों से भी तोड़ा गया था। ये तो बात रही मुगलों की, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। विशेषण मराठा शासक शिवाजी समेत कई राजाओं और रानियों के नाम के साथ भी जोड़े गए। छत्रपति शिवाजी को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और डिवाउट हिंदू कहा गया। उन्हें ऐसा शासक करार दिया गया जिन्होंने बाकी धर्मों को इज्जत बख्शी और सभी टूटे मंदिरों को फिर से बनवाया। अब बवाल किस बात पर मचा? एक पक्ष ऐसा है जो NCERT की इस नई किताब से खुश है। वो कहता है कि आज से पहले हिस्ट्री के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई उसे NCERT ने ठीक कर दिया है, दुरुस्त कर दिया। दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि NCERT ने अब इतिहास से छेड़छाड़ कर दी है। इतिहास से छेड़छाड़ ऐसा इल्जाम है जो पहले भी NCERT पर लगा है और दुनिया भर में अलग अलग विचार के लोग एक दूसरे पर लगाते रहे। इसी इतिहास से छेड़छाड़ को कहा जाता है हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म। पर ऐसा किया क्यों जाता है? पहले कब कब ये हुआ और ये हो रहा है, इसे कोई पहचाने कैसे? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब संदर्भ के इस एपिसोड में नितिन ठाकुर के साथ। हिस्टोरिकल निगेशनिज्म क्या है? 1903 में बिहार के मोतिहारी में पैदा हुए थे इंग्लिश नॉवेलिस्ट और सटायरिस्ट जॉर्ज ऑरवेल। उनकी क्लासिक किताब है, शायद आपने पढ़ी भी हो, 1984। बड़ी मजेदार, सटायरिकल और डिस्टोपियन। इसके मुख्य किरदार का नाम है विंस्टन स्मिथ। पता है वो क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है उसके कई साथियों की तरह। अब उसका काम सुनिए। वो इस मिनिस्ट्री में रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है एक, वहां काम करता है और पुराने अखबारों रिकॉर्ड्स को एडिट करता है। लेकिन क्यों? दरअसल वो ये इंश्योर करता है कि सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता जो किताब में कहे गए हैं बिग ब्रदर, उनकी कोई बात झूठी साबित नहीं होनी चाहिए। तो अगर नेता ने आज से 5 साल पहले कहा था कि देश में कारें सस्ती कर दी जाएंगी और बाई चांस वो नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ उन अखबारों को एडिट करके लिख देती थी कि नेताजी ने तो कहा ही था कि कार सस्ती नहीं होंगी। मजे की बात यह है कि उस दुनिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ है वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं रोज यही सब करते हैं, तो उन्हें महसूस होना बंद हो जाता है कि वो कुछ भी गलत कर रहे हैं। अगर हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म को समझना है तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल यही है। ये जो इस कहानी का मुख्य किरदार करता है यही है हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म, यानी इतिहास की सच्ची घटनाओं को जानबूझकर नकारना, छिपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। यह हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म या हिस्टोरिकल डिनायलिज्म कहलाता है।
जर्मन हिस्ट्री पर 18 किताबें लिखने वाले ब्रिटिश हिस्टोरियन रिचर्ड जे इवांस अपनी किताब लाइंग अबाउट हिटलर में इस टर्म का मतलब समझाते हैं। वो लिखते हैं कि जब राजनीतिक, वैचारिक या पर्सनल कारणों से कोई इतिहास के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर या नकार कर पेश करे, इसे ही हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म कहते हैं। इसे समझने का एक और तरीका है, अगर इसे लिटरली समझा जाए। इस टर्म में हिस्टोरिकल का मतलब तो साफ है, आप समझ गए होंगे, जो हिस्ट्री से जुड़ा है। फिर है नेगेशनिज्म। इस शब्द को पहली बार यूज किया था हेनरी रूसो नाम के एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने 1987 में आई उनकी किताब द विशी सिंड्रोम में। अब चाहे रूसो हो या इवांस, दोनों ने हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म और लेजिटिमेट हिस्टोरिकल रिविजनिज्म के बीच के फर्क को अंडरलाइन किया है। अच्छे से समझाता हूं इसे। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इतिहास का दोबारा लिखा जाना गलत ही हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप डायनासोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इस दौरान आपको मालूम हुआ कि बिट्टू नाम के डायनासोर के पंख हुआ करते थे, लेकिन बाद की रिसर्च ने साबित कर दिया कि बिट्टू डायनासोर के पंख तो थे ही नहीं। तो आप इस जानकारी को अपडेट करेंगे। इसे ही कहते हैं लेजिटिमेट हिस्टोरिकल रिविजनिज्म। ऐसे कई हिस्टोरियंस हैं जो समय समय पर मानी गई हिस्ट्री को रिविजिट करते हैं, री-इवेल्युएट करते हैं, और अगर उन्हें कुछ नई बातें समझ में आती हैं तो हिस्ट्री को रिवाइज भी करते हैं, लेकिन बिना किसी पर्सनल रुझान के, जो है वैसा ही। लेकिन अगर इसी रिविजनिज्म के बहाने कोई हिस्ट्री को गलत और नॉन फैक्चुअल तरीके से बदले तो इसी को नेगेशनिज्म का नाम दिया जाता है। रूसो ने अपनी किताब में यही समझाया था कि जिस तरह से होलोकॉस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कारणों से नकारा गया, वो नेगेशनिज्म है, रिविजनिज्म नहीं है। लेकिन इस फर्क को समझने पर एक सवाल साथ ही आ जाता है कि कोई ये नेगेशनिज्म क्यों करेगा? हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म क्यों? हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म के पीछे का मोटिवेशन मोटे तौर पर दो तरीके का होता है, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल। अक्सर हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म लोगों को या तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने में काम आता है या फिर आइडियोलॉजिकली प्रभावित करने में। अब आइडियोलॉजिकली कैसे? हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी देश की नेशनल आइडेंटिटी, कल्चर और पब्लिक मेमोरी को प्रभावित करता है। इसलिए हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म के सहारे गलत इतिहास गढ़कर किसी भी देश, मजहब या ग्रुप को किसी दूसरे देश, मजहब या ग्रुप के खिलाफ करना आसान हो जाता है। ये समझने के लिए चलते हैं पड़ोस में। पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए आप। पाकिस्तानी सरकार हमेशा इंडिया से लड़ती भिड़ती रहती है, साथ में वो अपने आवाम को कन्विंस करने में जुटी रहती है कि ये लड़ाई एकदम जस्टिफाइड है। इसके लिए वो झूठी कहानियां गढ़नी पड़े तो गढ़ती है, और साथ में पार्टीशन के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हुए वायलेंस को हथियार बनाती है। जबकि दूसरा पहलू क्या है कि वायलेंस हिंदुओं और सिखों के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन भारत के खिलाफ नफरत दोनों पहलू सामने रखने से नहीं उभरेगी। वो सिर्फ यही बताने से बढ़ेगी कि आज से 70 साल पहले हिंदुओं ने हमारे पुरखों का कत्लेआम किया था। ऐसा ही जर्मनी के केस में भी देखने को मिलता है। नाम आता है अल्फ्रेड रोजनबर्ग का। रोजनबर्ग हिटलर के ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर्स को संभालता था, लेकिन वहां एक रोजनबर्ग ब्यूरो भी था जिसका काम था कल्चरल पॉलिसी डिसाइड करना। रोजनबर्ग ने एक मशहूर जर्मन किताब लिखी थी, मिथ ऑफ 20th सेंचुरी। इस किताब में उसने खुलकर ऐसा इतिहास लिखा जैसा हिटलर को पसंद था। उसने आर्यन सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की और यहूदियों को कमतर दिखाया। किताब में समझाया गया कि यहूदी खराब लोग हैं, हम उनसे अलग हैं, बेहतर हैं। जब एक बार इन जैसी किताबों से अधिकतर जर्मन आवाम को कन्विंस कर लिया गया, तो फिर यहूदियों को घरों से निकालकर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाना आसान हो गया। आगे चलकर उन्हें गैस चैम्बरों में डालकर भाप और राख बनाना भी आसान हो गया। कई बार इसी नेगेशनिज्म का फायदा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड करने के लिए भी उठाया जाता है। इसे समझते हैं चीन के एग्जाम्पल से। 4 जून 1989 था। चीन की राजधानी बीजिंग की बात है। यहाँ एक मशहूर चौक है, नाम आपने सुना होगा, थियानमेन स्क्वायर। तो वहां हजारों लाखों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच मांग रहे थे। तब भी सरकार आज वाली ही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। सरकार ने लोगों को हैरान करते हुए सड़क पर सेना उतार दी, और सेना उतरी तो फिर करीब 10,000 लोगों को मारकर ही बैरक में लौटी। लेकिन चीनी सरकार थी सयानी, मौकाए वारदात से उसने सबूत भी हटाए और आने वाली पीढ़ी के जहन से इस वाकये की याद भी। आज जब 4 जून लौटता है, दुनिया की सबसे बड़ी चाइनीज सेंसरशिप मशीन एक्टिव हो जाती है। इंटरनेट पर पाए जाने वाले हर उस रेफरेंस को वो मिटा देती है जिससे लोगों को ये मैसेकर याद आए। वहां की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में इसका मिलना और भी मुश्किल है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पॉलिटिकल मैसेज दिया कि मारेंगे भी
और आने वाली जनरेशंस को पता चलने भी नहीं देंगे। हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म को पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का एक आरोप रूस की पुतिन सरकार पर भी लगता है। आरोप है कि वो रूसी डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के क्रूर कृत्यों को व्हाइट वॉश कर रही है। कहा जाता है कि रूसी राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं चाहते कि रूस की आने वाली जनरेशंस स्टालिन के गुलाग सिस्टम, द ग्रेट पर्ज के बारे में जाने, और ना ही उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में जाने जिन्हें स्टालिन ने गद्दारों की तरह ट्रीट किया। ये सब क्या था किसी और वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। तब तक रूस की इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी मॉस्को टाइम्स का लिंक हमारे प्रोड्यूसर मानव जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे पढ़िएगा। बाय द वे, मॉस्को टाइम्स जाना जाता है रशिया से जुड़ी निष्पक्ष जानकारी देने के लिए, लेकिन इस एजेंसी को रूस से बाहर एम्स्टर्डम से काम करना पड़ता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन पॉइंट ये है कि दुनिया में चीन, रूस के अलावा तुर्की, जापान जैसे भी एग्जांपल्स हैं जहां सरकारों ने जानबूझकर ऐसी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की जो उनके आइडियोलॉजिकल एजेंडे में फिट नहीं बैठती थी। इस तरह हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म के सहारे कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और करती हैं। अब जानते हैं कि हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म को अंजाम किस तरह से दिया जाता है। अब एक एक एग्जाम्पल के सारे समझिए कि गलत इतिहास गढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहली टेक्निक है डिनायल, मतलब नकार देना। यानी नेगेशनर जो है किसी वेल डॉक्यूमेंटेड इवेंट को डिनाई कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाजी जर्मनी पर जब होलोकॉस्ट के इल्जाम लगे तो उन्होंने कहा किधर, हमारे यहाँ नहीं तो। जब गैस चैम्बर्स पर सवाल किया गया तो वो भी डिनाई कर दिया, और इस तरह एक गुंजाइश छूट गई कि कुछ लोग मान जाएं कि होलोकॉस्ट जैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। आखिर उनके लीडर्स कह रहे हैं भाई। इस बात की पूरी तफसील रिचार्ड जे इवांस की लाइंग अबाउट हिटलर में साफ साफ पढ़ी जा सकती है। अब सुनिए दूसरी टेक्निक, जो है सिलेक्टिव यूज या सप्रेशन। इसका मतलब है निगेशनर अपना वर्जन ऑफ इतिहास लिखते वक्त केवल उन्हीं फैक्ट्स को संज्ञान में ले जो उसके वर्जन को सूट करता है। इस तरह से एक नैरेटिव बनाना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। आसान भाषा में एनालॉजी से अगर समझाऊं तो ऐसे मौके पर निगेशनर फेयरली एक हिस्टोरियन ना रहकर किसी क्रिमिनल लॉयर की तरह काम करने लगता है। सिर्फ उन्हीं सबूतों को जुटाता है और पेश करता है जो उसके क्लाइंट के नैरेटिव को सूट करते हैं, जिसके लिए उसे कई फैक्ट्स को छुपाना पड़ता है। सप्रेशन। अब इसे समझने के लिए सुनिए कि तुर्की ने 1915 में आर्मेनियंस के साथ क्या किया। आर्मेनियंस प्राइमरली एक क्रिश्चियन एथनिक ग्रुप है जो उस दौर में एंटोलिया में रहा करता था। यही इलाका आज ईस्टर्न टर्की कहलाता है। तो ये तब की बात है जब दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ऑटोमन्स उसमें एक पक्ष थे और वो भी हारता हुआ पक्ष, और उन्हें हरा कौन रहा था? मेनली ब्रिटेन, जो कि क्रिश्चियंस थे। इसलिए ऑटोमन टर्की में एंटी क्रिश्चियन सेंटिमेंट उभरना लाजमी था। इसी का शिकार हुए थे आर्मेनियंस। तो जब पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन्स की हार हुई तो उन्होंने जनता के सामने फेस सेविंग का पैंतरा चला। आर्मेनियंस को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया, गद्दारी का आरोप लगाया, लाखों आर्मेनियंस को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस क्रूरता के खिलाफ आवाज नहीं उठी, क्योंकि जनता कन्विंस्ड थी कि ये तो गद्दार है भाई, मारना बनता है। इस बात को पूरी तरह सप्रेस कर दिया गया कि इस युद्ध में हार के पीछे ऑटोमन्स की अपनी नीतिगत गलतियां भी तो रही होंगी। खैर, आज तो आर्मेनिया एक अलग देश है, लेकिन जब भी यूएसए को तुर्की को थोड़ा चिढ़ाना होता है तो इस आर्मेनियन जेनोसाइड की बात करता है, जिसे टर्की रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। तुर्की को चिढ़ाने की बात आई तो तुर्की एक और छोटे से आइलैंड से बहुत चिढ़ता है, साइप्रस। क्यों चिढ़ता है, ये जानने के लिए संदर्भ का ये मस्ट वॉच एपिसोड है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली तकनीक है यूज ऑफ स्यूडो स्कॉलरशिप, और पर्सनली मुझे सबसे खतरनाक मालूम होती है। कई ऐसे सोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं और फिर उन्हें प्रचारित किया जाता है जो देखने में बड़े एकेडमिक लगते हैं, लेकिन ये बस किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या झूठी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। इस तरीके से नेगेशनर ये रियलाइज करवाता है कि दरअसल ये रिविजनिज्म है, जबकि असल में उसके पास इस हिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं होती। नहीं समझ आया? इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। फिर से लौटते हैं हॉलोकॉस्ट डिनाइल पर। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया को पता चला कि जर्मनी में नाजियों ने ज्यूज का जेनोसाइड किया है, नाजीज ने इसे पूरी तरह नकार दिया। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज थी। आज भी ऐसी संस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं जो इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थियरीज के सहारे दावा करती हैं कि यहूदियों के साथ नरसंहार जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। इनमें एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिव्यू, जिस पर अक्सर इन थियरीज को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। थ्योरी है कि होलोकॉस्ट जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि ये तो अफवाह है जो बड़े लेवल पर खुद यहूदियों ने उड़ाई इसलिए ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। अब आप गूगल कीजिए, आपको गूगल करके पता चलेगा कि हाँ,
जर्मनी ने इजराइल को $714 मिलियन दिए थे मुआवजे के तौर पर। 1952 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप बेसिक लॉजिक लगाएं तो आसानी से इस थ्योरी के खोट को खोज लेंगे। भाई, इजराइल 1948 में बना था और इसे फंड्स मिलने शुरू हुए 1950s के दशक में। लेकिन जो होलोकॉस्ट वाली घटना है उससे जुड़ी बेसिक जानकारियां तो 1945 में हिटलर के हारते ही बाहर आ गई थी। एक तरीका होता है जब सरकार या तो कानून पास करती है या आदेश देती है कि इतिहास के किसी हिस्से को पूरी तरह से किताबों और पब्लिक रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। इसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा फिर से चीन में। 2020 में जब हांगकांग में चीनी सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो चीनी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए थियानमेन चौक और जैसे कई बड़े प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड से एडिट करवा दिया। किताबें एडिट हो गईं। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगे थे कि वो नॉन व्हाइट अमेरिकन हिस्ट्री के निशान मिटाना चाहते हैं। और इस कड़ी में सबसे कॉमन पैंतरा है माइथोलॉजाइजिंग, यानी कि नेगेशनर्स किसी स्पेसिफिक ग्रुप या आदमी के इतिहास को इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ डिवाइन हीरो टाइप दिखे या फिर सीधा शैतान लगे। रूस में कैसे स्टालिन की इमेज को व्हाइट वॉश किया गया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो भी एक किस्म की माइथोलॉजाइजिंग है। ऐसा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ की फेल्ड पॉलिसीज को छिपाने के लिए भी किया है। अब वो प्योर लीडर हैं, बिना किसी गलती का, भगवान जैसा। नॉर्थ कोरिया आपको याद आ रहा होगा, हाँ, वहां भी नेता खुदा हो गया है। इसके उलट मामला पाकिस्तान में देख सकते हैं, जहां उन गांधी को चालाक, चालबाज और हिंदूवादी नेता प्रोजेक्ट किया जाता है जो पूरी दुनिया में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हैं। कौन नहीं जानता कि उन्होंने कम्युनलिज्म से लड़ते हुए जान खोई थी। अब वापस आते हैं जहां से शुरू हुआ था, एनसीईआरटी पर लगे आरोपों पर कि वो स्कूली शिक्षा को सेफ्रनाइज कर रहा है। कुछ लोगों को ये आरोप सुने सुने लग रहे होंगे। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ऐसे ही आरोप उछले थे। तब भी एनसीईआरटी ने नई किताबें लागू की थी। ऐसा ही 2018 में हुआ था जब एनसीईआरटी ने 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बदलाव किए थे। उसमें पहले 2002 के गुजरात दंगों को एंटी मुस्लिम राइट्स कहा जाता था, फिर किताब में बदलकर उसे गुजरात राइट्स कहा गया। हमने आपको बताया था कि अकबर, बाबर, औरंगजेब और मराठों पर किताब में क्या है जो अब बदली गई है। लेकिन विवाद और भी है। दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला शासक रजिया सुल्तान और मुगल काल की मशहूर हिस्टोरिकल किरदार नूरजहां को एनसीईआरटी ने अपनी इस नई किताब से हटा दिया है। किताबों के पहले वर्जन में रजिया सुल्तान के जारी किए गए सिक्कों की चर्चा थी, मुगल दरबार में नूरजहां के इन्फ्लुएंस की भी चर्चा थी, पर अब ये सब आप नहीं पढ़ेंगे। मैसूर के राजा हैदर अली और टीपू सुल्तान भी इस नए वर्जन से गायब हैं, जबकि पहले वाले में इनका अच्छा खासा जिक्र था। मगर विवाद सिर्फ उस पर नहीं है जो हटा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं जो जोड़ा गया है। पहले किताब में वॉर विद मराठास को लेकर एक सेक्शन था जिसे अब एक्सपेंड करके एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है, द राइज ऑफ मराठास के नाम से। और इसमें महिला शासक के तौर पर मराठा शासक शिवाजी के बेटे राजाराम प्रथम की पत्नी ताराबाई के बारे में बताया गया है, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी चैप्टर में अहिल्याबाई होलकर का भी जिक्र है, जिन्हें नॉर्थ इंडिया में मराठा साम्राज्य को फैलाने के लिए काफी अहम बताया गया। ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर बेशक ऐसी योद्धा थीं जिनसे समाज को आज भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी को क्यों रजिया सुल्तान और नूरजहां का जिक्र हटाकर ही इनके बारे में बताना जरूरी लगा? यही सवाल पहले वाले सिलेबस पर उठ सकता है। क्यों रजिया या नूरजहां के साथ साथ ताराबाई और अहिल्याबाई के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता था? बाबर बर्बर था तो अब क्यों, पहले क्यों नहीं लिखा जा रहा था? हैदर अली, टीपू सुल्तान पढ़ाने लायक नहीं थे तो इससे पहले वाली पीढ़ी को नॉन रेलेवेंट हिस्ट्री पढ़ाई क्यों जा रही थी? एक लाइन की बात, हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म अब हो रहा है या पहले हो रहा था? आपका जवाब कुछ भी हो सकता है। अब आराम से सोचिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लेकिन इतना साफ है कि अब आपको मालूम है कि जो सिलेबस में पढ़ाई जा रही हिस्ट्री के साथ घटा है उसे हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म क्यों कहा जाता है, ये होता क्या है, आप इसके असर से कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है आपको संदर्भ का एपिसोड पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर की रस्म जरूर निभाइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इनफैक्ट आपने संदर्भ को पसंद किया, इसलिए अब हम इस पॉडकास्ट को हर हफ्ते लाने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलेंगे। नितिन ठाकुर का नमस्कार।